हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का कैरियर मेकर एकेडमी में। मैं हूं शोभित पांडे और आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की फिजिक्स। उसमें हम पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने अभी तक पढ़ा कूलम्ब्स लॉ के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल अलग पढ़ा लास्ट वीडियो में, और उसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, क्या डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती है। तो बने रहिए मेरे साथ आज की वीडियो में अंत तक। आज अपन दो डेरिवेशन करने वाले हैं और इन दोनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन जरूर आती है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि क्या डाइपोल के अंदर नेट चार्ज 0 होता है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो मैंने कहा था वो इतनी बनाती है कि आपको बोर्ड में 3 नंबर राजस्थान बोर्ड में और 4 नंबर सीबीएसई बोर्ड में दिलवा जाती है। तो आज का अपन का वीडियो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर है, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास एक चीज समझते हैं कि मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें एक तरफ ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और एक तरफ ये नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, और ये बीच का डिस्टेंस है। अब आप मेरे को बताइए कि क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो आपको कहोगे यस सर बिल्कुल निकलती हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और जा रही है नेगेटिव चार्ज तक। तो जाहिर सी बात है इस डाइपोल के चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। आपन को यही पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दो टॉपिक है अपन के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना। तो जिन बच्चों को पता है एक्सियल लाइन क्या है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इक्वेटोरियल लाइन नहीं, वो मैं बताता हूँ, फटाफट समझिए मेरे साथ। जैसे ये डाइपोल है तो इस डाइपोल का एक्सिस क्या है। ये डाइपोल का एक्सिस है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस पर निकालनी हो तो अपन कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस। और ये होती है इक्वेटोरियल लाइन जो इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती है। तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, ये लाइन एक्सियल लाइन है। अपन को दोनों पे डेरिवेशन करनी है कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। उससे पहले आप जरा देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होती भी है या नहीं होती है। मान के चलिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है और नेगेटिव चार्ज तक जा रही है। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या इधर एक्सिस पर, ये लाइन कौन सी हुई क्लास, एक्सियल लाइन हुई, क्या एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ भी होगी, बिल्कुल होगी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ तो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ताकत होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डेफिनेटली करेगा सर। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जिसका असर ज्यादा होगा फाइनली वो टेस्ट चार्ज उस साइड जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल लाइन की, तो ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है क्या इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ है, बिल्कुल है। तो वही इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो अपन को पहला काम क्या करना है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है इसकी, आप सभी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। कहां पे निकालना है अपन को, एक्सिस पे। और जहां पे निकालना है वो डिस्टेंस r होगा सेंटर ऑफ द डाइपोल से। ये बात आपको पता है कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर होता है तो सेंटर टू सेंटर होता है। तो डाइपोल के सेंटर से लेकर वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, स्मॉल r डिस्टेंस पर होना चाहिए। स्मॉल r, a, l अलग अलग किताबें, अलग अलग नोटेशन, बेसिक मुद्दा सेम रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक नेगेटिव चार्ज माइनस q और यहाँ पे लिया एक मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लस q। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल का सेंटर है O, ठीक है क्लास। सेंटर ऑफ द डाइपोल से नेगेटिव चार्ज a डिस्टेंस पे और सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज भी a डिस्टेंस पे। तो टोटल दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। यही बात अपन लेकर चल रहे थे। अब इस डाइपोल के सेंटर से यहां पे p पॉइंट ले लिया। अभी क्लास आप एक बात जानते हो, एक्सिस पर मैं यहां पर भी ले सकता हूं और यहां पे भी ले सकता हूं, मेरे लिए बात बराबर रहेगी। कहीं पर भी ले ले एक ही बात है, चाहे इस साइड ले लूं मैं एक्सिस पे, चाहे मैं इस साइड ले लूं, बात मेरी बराबर रहेगी। ठीक, तो मैं यहां पे लेता हूं p पॉइंट। इस p पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज रख सकते हैं q0। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अब ये बताइए कि ये पॉजिटिव, अच्छा ये डिस्टेंस जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक। अब ये वाला चार्ज पहला ले लेते हैं अपन और ये वाला चार्ज अपन सेकंड ले लेते हैं, ऐसे लिख नोटेशन के लिए। ये माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये बताइए। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। या तो ऐसे समझ लीजिए, या तो ये बात समझ लीजिए, या इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड आती है। तो इसी पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाली है E2, क्योंकि ये सेकंड चार्ज की है तो मैंने 2 लिख दिया, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो इसके लिए मैं एरो यहां लगा देता हूं। ये हो गया मेरा E1। तो समझ में आया होगा, दोनों पॉइंट से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा तो एक प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, बात जानते हैं आप लोग। तो इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया, मतलब इधर फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर, और इस नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया तो फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर। या तो ये समझ लीजिए, इसका सेकंड पॉइंट समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ। सर ये वाला एरो बड़ा बनाया है, ये छोटा गलती से बनाया है कि बन गया है, जानबूझ के बनाया है। हालांकि इसका कोई दिल पे मतलब मत ले लेना कि ऐसा ही हमको भी बनाना है क्या, या अगर कहीं पर इसका उल्टा पुल्टा हो तो इसको मैं स्कूल के टीचर्स वगैरह कई बार नंबर काट लेते हैं इस पे, इसलिए बताता हूँ। देखिए ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के पास में है, क्योंकि ये पास में है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये वाला चार्ज इस चार्ज से दूर है, तो एक दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए वाला एरो थोड़ा छोटा है, ये वाला एरो थोड़ा बड़ा है। अपन कहीं कोने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज को भी लिख लेते हैं, तो वो देख लीजिए आप यहाँ पर। E1 देखिए, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो KQ/R², सॉरी KQ/R², तो KQ/R²। अब पहले मैं इस चार्ज की ले रहा हूं, यही तो फर्स्ट चार्ज है, तो E1 इसी के लिए निकलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, कभी भी प्लस या माइनस नहीं लगाना पड़ता। जिसको नहीं पता वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वीडियो देखे पहले। अपन यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं E1 का। तो E1 के लिए अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इस चार्ज का। मैग्नीट्यूड कितना है, Q, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और व्हाट इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम -Q टू द टेस्ट चार्ज Q0। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है A, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है R, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया अपन का A + R। तो अपन का फॉर्मूला हो गया KQ A + R का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम चार्ज -Q। ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे कोई मुसीबत नहीं। अब बात करते हैं A2 की। फॉर्मूला A2 के लिए भी KQ/R लगेगा, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का KQ/R ही रहता है। तो K की जगह K रहेगा, Q की जगह Q रहेगा। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, देखिए क्लास, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है R, मगर ये डिस्टेंस अगर मैं हटा दूं, A हटा दूं, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो R - A करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अपन को ये वाला डिस्टेंस चाहिए क्लास, तो R में से ये डिस्टेंस घटा दो तो अपन को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अपन लिखते हैं KQ/R - A, इसका स्क्वायर। इसको A + R की जगह R + A भी लिख सकते हैं, एक ही बात। और ये कहां पे जाएगा, A2, सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, और ये है अवे फ्रॉम द चार्ज +Q। अब ये बताइए कि E1 कहां पर है, सर E1 यहां पर है। E2 कहां पर है, सर E2 यहां पर है। क्या E1 और E2 वेक्टर है? अब आती है बात वेक्टर की। यस सर, E1 भी वेक्टर है, E2 भी वेक्टर है। E2 वेक्टर का डायरेक्शन और E1 वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। दो वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लग रहे हैं, मगर उनका डायरेक्शन अलग अलग है। इस केस में क्या होता था,
व्हेन टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बड़े में से छोटे वाले को घटा देते थे। बड़ा वाला कौन सा है E2 और छोटा वाला कौन सा है E1। E1 क्यों है, क्योंकि E1 दूर है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए E2 माइनस E1। अब बताइए कि मैंने वेक्टर क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि वेक्टर लेता तो भी इसी पॉइंट पे पहुंचते हैं अपन, डायरेक्शन अपोजिट है। तो E2 माइनस E1, व्हाट इज E2, वहां से E2 का मैग्नीट्यूड उठा के रखा अपन ने, KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर, माइनस E1 का, E1 कितना हो गया, KQ R प्लस A का होल स्क्वायर। देखते जाइएगा, KQ दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इन दोनों का हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले। एलसीएम लेने के लिए अपन सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाली दोनों टर्म का अपन ने किया मल्टीप्लाई, R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया दोनों टर्म मल्टीप्लाई। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, उम्मीद है आता ही होगा, इतना क्वांटिटी तो अपन को एलसीएम की आती ही होगी। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं इसको एलसीएम के लिए। एलसीएम कैसे लेते थे, इस टर्म का डिवाइड इस पूरी टर्म में दीजिए, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, क्या बचा R प्लस A का होल स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो आया R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस अगेन R प्लस A के होल स्क्वायर का डिवाइड इस टर्म में किया तो R प्लस A के होल स्क्वायर से ये वाली टर्म कट गई, क्या बचा R माइनस A का होल स्क्वायर, जिसका मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा तो आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ऐसे ही अपन एलसीएम लेते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये वही प्रोसीजर है। अब अपन क्या करते हैं, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर खोलते हैं, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो E नेट इज इक्वल टू KQ, जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा, उसमें कोई अपन ने चेंज नहीं करा, ठीक है, KQ की जगह KQ ही रहेगा, ठीक है, KQ की जगह KQ। अब R प्लस A का होल स्क्वायर खोला मैंने, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस ये वाला माइनस लगा है, ठीक है। R माइनस A के होल स्क्वायर को खोलिए तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR अपॉन, ये क्या है क्लास, इसको जरा गौर से देखें, R माइनस A का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, उसको 2 मिनट के लिए होल स्क्वायर अपन बाद में लगा देंगे, उसके होल स्क्वायर को हटा दिया जाए तो ये क्या है, R माइनस A मल्टीप्लाई बाई R प्लस A, याद है फॉर्मूला, A माइनस B मल्टीप्लाई बाई A प्लस B का, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये बेसिकली R माइनस A मल्टीप्लाई बाई R प्लस A है, तो अपन लिखेंगे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो यहां लिखा मैंने R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और क्योंकि दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने ये लिखा। और जिन बच्चों को ये खोलना आता है वो खोल के मल्टीप्लाई करके देख लें, इसी स्टेप पे पहुंचेंगे आप लोग। अब आपने KQ पहले रखा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस अंदर गया तो R स्क्वायर माइनस का हुआ, A स्क्वायर माइनस का हुआ और 2AR प्लस का हो गया। इस टर्म को ऐसे लिखा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, 2AR में 2AR जुड़ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई KQ 4AR, नीचे वाली टर्म R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4AR को मैंने बड़ी ही तरीके से 2A मल्टीप्लाई बाई 2R लिखा, KQ 2A मल्टीप्लाई बाई 2R, और नीचे लिखा मैंने R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं सर, 4AR को 2 पार्ट में तोड़ा है, तोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। Q, ये दिख रहा है आपको, Q इंटू 2A क्या होता है, P डायपोल मोमेंट, नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा Q इंटू 2A क्या होता है, P। तो इन दोनों टर्म को मिला के मैंने क्या लिख दिया, P लिख दिया, तो KP केविन पीटरसन, लिख मत आना, मजाक कर रहा हूं,
और ये वाली टर्म P और ये 2 और R और ये वाली टर्म एज इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है, हालांकि अभी इसमें एक टर्म बची है पर फिलहाल मैं इसको कंप्लीटली लिख के बता देता हूं आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है 2kP R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है, कई सारी जगह ये आपके काम आएगा। मैंने अपने मॉड्यूल शेयर करने वाला हूं आपको, उसमें कई क्वेश्चन इससे होंगे, मगर देख सकते हैं आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। वैसे तो मॉड्यूल में भेज ही रहा हूं आपको, कोई दिक्कत। हाँ जी, अब इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन ये समझते हैं कि अगर ये डाइपोल, जैसे कि आप लोग जानते हैं डाइपोल कैसा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है। डाइपोल बहुत छोटा होता है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर बड़ा होगा क्या छोटा होगा? उसी को एनालाइज करते हैं, 2 मिनट देखिए। अगर ये डाइपोल क्वेश्चन में बोलता है कि छोटा है, शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, देखिए डिस्टेंस कितना होता है, जैसे H प्लस और Cl माइनस के बीच का 1.28 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 मीटर। माइनस 10 कैसा है? बहुत छोटा है। और यहां से लेकर यहां तक कि इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं 2a। अब 2a इतना छोटा है तो a कितना होगा सर? इसका और आधा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा सर? ये 10 टू की पावर माइनस 20 हो जाएगा। तो a स्क्वायर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया ना क्लास। तो अपन ये कहते हैं कि अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करता हूं तो 2a इज वेरी स्मॉल, और अगर 2a ही वेरी स्मॉल है तो a स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0 एज कंपेयर टू R स्क्वायर। R स्क्वायर के कंपैरिजन में है a स्क्वायर नेग्लिजिबल। वैसे तो कोई ना कोई वैल्यू है, अपन वैसे 0 नहीं कर सकते, बट R स्क्वायर में जोड़ोगे या घटाओगे a स्क्वायर को तो जो चेंज होगा वो ना के बराबर होगा। जैसे कि R स्क्वायर डिस्टेंस ज्यादा है, उसमें a स्क्वायर को जोड़ना या घटाना है। उसी तरीके से कि 1 मीटर में 0.1 सेंटीमीटर जोड़ना है या घटाना है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या अपन के आंसर पे? नहीं पड़ने वाला। तो अपन ऑलमोस्ट वही रख देते हैं। देयरफॉर वहीं से उठा रहे हैं अपन उसको 2kT R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो वो माइनस A स्क्वायर जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, उस टर्म को मैंने कैसा कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है क्लास? तो ये R की पावर 4 हो गया, तो 2kP R अपॉन R की पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 2kP अपॉन R क्यूब। समझ में आया? डायरेक्शन बताइए इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे में वेक्टर चीज क्या है बता दो। के तो कांस्टेंट है, R डिस्टेंस है, हालांकि ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करेगा, बट P क्या है? डायपोल मोमेंट। क्या डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की? यस सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या प्लस माइनस कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा सर। मतलब जो P का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं डायग्राम को, गौर से देखना, एक बार में देखना। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, ये पढ़ा था मैंने आपको, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, ये रहा डायरेक्शन। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा थी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम थी। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे तो डायरेक्शन यही आएगी ना फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। भाई ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, बड़ी में से छोटी घटाओ तो बड़ी वाले की डायरेक्शन में रिजल्टेंट रहेगा ना क्लास। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। देख पा रहे हो? तो इसके ऊपर अगर मैं वेक्टर लगाऊंगा तो P के ऊपर वेक्टर लगा दूंगा और लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज along to the direction of dipole moment। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम का है। ठीक है क्लास? तो ये अपन का यहां पर खत्म हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कहां पर निकालना है? एक्सिस पे, और एक्सिस पे भी कहां पे? R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर।
तो ये वाला वीडियो आपका, ये वाला टॉपिक आपका हुआ एक्सियल लाइन पे। अब अपन पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो बने रहिए अभी। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, इस वाले को आप उतार लीजिए। अब अपन करते हैं इक्वेटोरियल लाइन का। वापस आइए। अब अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं। इक्वेटोरियल लाइन तो मैं बता चुका हूं, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। कहानी अब दी हुई है, तो मैं एक डाइपोल बनाता हूं, ये नेगेटिव चार्ज -q और एक उस डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज +q। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। कितना डिस्टेंस सेपरेटेड है? 2a डिस्टेंस। तो यहां से ये सेंटर है डाइपोल का, O पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया अपन का a। अगेन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया a। अब इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये लाइन जो सेंटर से पास हो। इस पॉइंट पर कोई मैंने चार्ज ले लिया या पॉइंट लिया P, इस पॉइंट पर मेरे को इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल समझ रहे हैं अपन, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। समझ सकते होंगे, बहुत आसान सी चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहले अपन ने एक्सिस पे निकाला, अब अपन इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं। ये रहा डाइपोल और ये रही इसकी इक्वेटोरियल लाइन। अब अपन को पता करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे जाएगी क्या। ये बताओ मेरे को कि ये डाइपोल है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के ऐसे जाएगी, तो ऊपर जाएगी कि नहीं गई भाई? एक्सिस से निकल के किस कहां होते हुए जाएगी? ऊपर और नीचे होते हुए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? इधर 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 है सर, वही निकालनी है कितनी होगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज तो मैं बताऊंगा, पर चलो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो अब यहां से, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस सेंटर है, ये डाइपोल का सेंटर है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना चाहिए था अपन को? कितने डिस्टेंस पे निकालना था? r डिस्टेंस पे निकालना था ना। कहां से निकालना था वो r डिस्टेंस? सेंटर से। तो ये रहा वो डिस्टेंस r। ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब ये बताओ कि ये वाला नेगेटिव, अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, बिल्कुल, Q0। अब ये Q0 को अट्रैक्ट करेगा इधर, तो इस चार्ज -q की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये डायरेक्शन। ये पहला चार्ज है तो ये डायरेक्शन हो गई E1 की, ध्यान से सुनते जाइएगा थोड़ा सा। अब ये बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा along the line of joining। ये हो गया रिपेल, ये हो गया अपन का E2। अगर इस चार्ज को मैं सेकंड चार्ज मानता हूं तो इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको रिपेल किया। ये लाइन सीधी बन जाए यार। ये हो गया अपन का E2, इस तरीके से जाता हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? भाई सर स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर होती है। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। अब सबसे पहले तो E1 और E2 निकालते हैं। E1 और E2 निकालने के लिए अपन को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए इस पॉइंट P की इससे। ये बताओ ये डिस्टेंस, इसको ट्रायंगल देखो, दिख रहा है ट्रायंगल आपको? ये डिस्टेंस कितना है क्लास? ये डिस्टेंस है सर r, और ये डिस्टेंस कितना है? a है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √a² प्लस r²। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सर वो भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो अभी भी r है और डिस्टेंस अभी भी है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब अपन के पास E1 E2 निकालने का काम आ गया। तो E1 फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r²। K की जगह K ही रहेगा, और इस -q का मैग्नीट्यूड कितना है? Q, तो ये Q ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? KQ। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्लास? ये रहा सर। तो मैं लिखता हूं KQ√a प्लस r। उसका क्या करना है मेरे को? a² प्लस r², सॉरी √a² प्लस r²। उसका क्या करना है मेरे को? होल स्क्वायर करना है। जानते हो ना होल स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि r² है, और r क्या था? r डिस्टेंस था सर, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक का अपन निकाल सकते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को, तो बहुत भारी चीज नहीं है इसमें। अब ये बताइए, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अपन का फॉर्मूला आ गया KQ/a² प्लस r²। ये आ गया अपन का E1। सभी को समझ में आ रहा है E1 क्या है? लिख देता हूं यहां पर E1
1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन तो अपन इस एरो से देख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं E2 की। E2 के लिए फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही काम करेगा। के की जगह के, चार्ज कितना है यहाँ पर सर, प्लस क्यू है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, वही डिस्टेंस है दोनों के लिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर, उसका क्या करना है होल स्क्वायर, वही होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो E2 कितना है अपन का क्लास, के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया अपन का E2। बहुत बढ़िया सर। E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि जब कोई भी वेक्टर 2 डायमेंशन में होता है, या तो x पर हो या y पर हो या z पे हो, उसके अलावा किसी एंगल पर है, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। 11th में पढ़ा के जान निकल गई थी मेरी इस चीज की तुम्हारे, और हर चौथे दिन रिवीजन करवाया, चौथा नहीं सॉरी, हर 4th डे मैंने तुमको रिवीजन करवाया कि या तो ऐसे हो या ऐसे हो। अगर ऐसे होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वो दो चीजों का रिजल्टेंट होता है। तो ये सिखाया है भाई मैंने तुमको। अब अपन एक चीज देखते हैं, E1 और E2 है कहां, देखो E1 ऐसे है और E2 ऐसे है। ठीक है, तो ये E1 किसी दो चीजों का रिजल्टेंट होगा, समझ रहे हो ना। ये E1, ये रहा E1, ये तो E1 ये रहा। E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्या सिखाया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है E1 sin थीटा। इसी तरीके से इसको ले लो E2 को, E2 ऐसे जा रहा है, तो ये इन दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा, ये है E2। तो ये हो गया अपन का E2 cos थीटा और ये हो गया अपन का E2 sin थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग। तो दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, यहां पे E1 एंड E2, या पहले एक एक करके लिखते हैं। E1 has two rectangular components, E1 sin theta and E1 cos theta. Also, ठीक है, here also E2 has two rectangular components, E2 sin theta and E2 cos theta. चलो अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों डायग्राम्स को मैं एक साथ बना दूं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, इन दोनों को कंपोनेंट वालों को एक साथ बनाऊं तो क्या होने वाला है, देखते हैं। ये पॉइंट है P, ये यहां वाला P, एक हो गया मेरा E1, और E1 के दो कंपोनेंट हो गए E1 sin थीटा और ये हो गया E1 cos थीटा। अब इस वाले को बनाते हैं, ये हो गया यहां पर E2 के दो कंपोनेंट हो गए E2 sin थीटा, और इधर ही इसी डायरेक्शन में देख सकते हो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है P पॉइंट पे, ये हो गया अपन E2 cos थीटा। समझ में आया। इस चीज को अपन यहां अप्लाई करने वाले हैं, समझ रहे हो क्लास। आप लोग पहले आधा आधा डायग्राम बनाना, ऐसा नहीं इसको खिचड़ी सा कर दो, जैसे मैंने अलग अलग किया, पहले आप अलग अलग बनाए फिर उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करें। E1 का एक कंपोनेंट E1 sin थीटा इधर, और E2 का ऊपर वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा इधर, और यहाँ पर दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्लास E1 और E2 का मैग्नीट्यूड देखना, ये E1 का मैग्नीट्यूड है और ये E2 का मैग्नीट्यूड है, क्या ये बराबर है, यस सर, सेम है। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, सॉरी E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है,
भाई ये देखिए आप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ना दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। समझो ना, इस पॉइंट पर E2 sin थीटा, देखो इधर गौर करना मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे, है ना। E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, सही बात है, देख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। देयरफॉर E1 sin थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 sin थीटा का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ऑल्सो दे अपोजिट टू ईच अदर। देखना डायरेक्शन ऊपर नीचे है क्या, ये नीचे की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो दोनों इक्वल भी है और डायरेक्शन अपोजिट भी है। क्या कटपीटी मच गई, दे गेट कैंसल्ड आउट, सो दे कैंसल्ड आउट ईच अदर। सिंपल। अब बचा कौन कौन, ये दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस सर। क्या ये जुड़ सकते हैं? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। तो कर देते हैं। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट सा ले लो एक, ताकि मैं आगे काला पीला करना चालू करूं अपना। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है बट अभी क्या जगह भी तो नहीं है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अपन लिखते हैं यहां पर E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा are in same direction, so they added up। दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो वो जुड़ जाएंगे, तो उनको जोड़ देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर था, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दो सेम मैग्नीट्यूड की चीज जुड़ती है तो डबल हो जाती है, तो इट बिकम 2E1 cos थीटा। कौन पीटा किसको पीटा? कोई भी पीटा। 2 की जगह 2। E1 कितना था, E1 या E2 जो मर्जी है। क्या फॉर्मूला क्या था E1 या E2 का? K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो था। देखो पीछे वाले उसमें बैक करके, ठीक है। और cos थीटा, अभी सवाल ये है सर cos थीटा कहां है? इस ट्रायंगल को ले लो, किसी ट्रायंगल को ले लो। अभी गौर से देखना, मैं अपने डायग्राम को थोड़ा स्पॉइल कर रहा हूं। या तो ये ट्रायंगल ले लेना, ठीक है, या ये ट्रायंगल ले लेना। दोनों से cos थीटा बराबर निकलेगा। क्यों? दोनों का बेस सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है और दोनों क्या हाइपोटेनियस सेम है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। बेस कितना है? a, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो मैं भूल गया हूं कि गलत बोल रहा हूं, यही होता था, है ना। तो 2kp a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब cos थीटा की जगह मैंने लिखा बेस, लिख सकते हैं यहां पर आप cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन क्या करना है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही क्लास? बहुत बढ़िया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ए है, हाइपोटेनियस ये रहा। अब ये देखो ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 यहां से आया है। इस 2 को यहां पे लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई में, क्यों नहीं लिख सकते सर? कैसी बात करते हो बच्चों जैसे। 2a, कोई दिक्कत? k की जगह k, q की जगह q, 2 यहां पर a। ये टर्म की पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा तो 1, और ये अंडर रूट का मतलब कितना होता है? हाफ। तो मैं a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो हो गया 1, और इसको क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर आधी। रूट का मतलब क्या होता है यार? आधी। सेम बेस है, पावर जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 बिकम 3/2। तो k, अब बताओ q इंटू 2a क्या होता है? k इंटू 2 क्या होता है? p, डायपोल मोमेंट। तो इधर लिखा k की जगह k, q इंटू 2 हो गया p, p p p p p, और ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर जुड़ जाएंगी। तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब वैसे तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, जैसे कि वहां पर आया था, बट फिर से वही बात आई
कि सर अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा तो, जो कि वास्तव में है, सर अगर डाइपोल छोटा होगा, इफ डाइपोल इज टू शॉर्ट देन ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। वही वाला काम हो रहा है ना, आर स्क्वायर पे स्क्वायर जुड़ रहा है और ए स्क्वायर होता कैसे आर स्क्वायर कंपैरिजन में, इतना सा बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो आपन ने लिखा ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 8 ऊपर जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया, के पी अपॉन आर क्यूब, दैट इज योर आंसर। और इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलम, तो तुमको पता ही है। डायरेक्शन क्या होगी, इधर सब छोड़ो, ये सोचो कि ये कंपोनेंट कट गया, ये कंपोनेंट कट गया, फाइनली में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इधर, तो डायरेक्शन क्या हुई इसकी, इस साइड। अब लिखोगे कैसे, नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यह होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, इधर है, क्योंकि E1 cos थीटा भी इधर था, E2 cos थीटा भी इधर था, डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपोजिट हुए कि सेम डायरेक्शन में हुए, अपोजिट हुए, तो अपन ये क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और कल को अगर कोई पूछे वेक्टर फॉर्म में, तो आप माइनस लगा के भी, वेक्टर लगाकर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल माइनस लगाया जा सकता है, माइनस पर उस माइनस के लिए ऊपर और इधर वेक्टर आना चाहिए। तो समझ में आया होगा, होप सो। आप देख सकते हैं इस पूरे को एक बार में कि क्या काला पीला मचाया है मैंने अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे। काम की बात दोनों फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे आया सिर्फ kp अपॉन r क्यूब, मतलब लगभग आधी रह गई। गौर करें फॉर्मूले पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ऐसा बताओ, गौर करें, फोकस करें, इधर क्या लिखने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर कितनी थी, 2kp अपॉन r क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी थी, kp अपॉन r क्यूब। ये डबल है ना, यहां पर 2 नहीं लगाना, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी हुई, इसकी डबल हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो सब कट जाएगा, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल बचेगा 2, मतलब E एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। सीखना चाहोगे ऐसा क्यों होता है, सीखना क्या, बस ऑब्जर्व करना है, पता तो तुमको है, भारी जानकार लोग हो। देखो फटाफट देखना, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। नेगेटिव क्यूब और ये पॉजिटिव क्यूब, पॉजिटिव से 1 2 3 4 5 6। आप में से पूछे कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहां पर एक्सियल लाइन है, नहीं एक्सियल लाइन के किसी एक पॉइंट पे निकाला था, कितनी दिख रही है, एक, गौर से समझो, 1 2 3 4 5 6, कितनी दिख रही है एक्सियल लाइन पे, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड आती दिख रही है। अब अपन बात करते हैं जरा इक्वेटोरियल लाइन, सर यहां पर कितनी दिख रही है, 1 2 3, क्योंकि बची हुई 3 तो नीचे से जा रही है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी रह गई, आधी। यही तो बात है, फॉर्मूला यही तो कह रहा है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की डबल होती है, तो है कि नहीं डबल, खुद देखो, खुद समझो, खुद ऑब्जर्व करो। तो ये था अपन का बोर्ड में जो आता है कि एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती कितनी है। ये तो हो गया, पर फिर भी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी, ये तो एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो वो कितना होता है। तो अब अपन इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर अपन वो समझते हैं फटाफट से। हेलो, तो अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन।
अदर फ्रॉम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को छोड़कर बाकी किसी भी पोजीशन पे अगर अपन को निकालना हो तो अपन के पास एक जनरल फॉर्मूला होना ही चाहिए। तो आज अपन अभी उस जनरल फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। हालांकि बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आती, बट कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उतना ही करेंगे जितना अपने काम का है। पूरी डेरिवेशन ना करते हुए मैं आपको थोड़ा फटाफट समझा रहा हूँ, फटाफट समझिए। देखिए, ये एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। क्लियर क्लास? अब ये बताइए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ द डाइपोल से पी पॉइंट तक, ये रहा वो पी पॉइंट, डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे रखा हुआ है मेरे को सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पी पॉइंट तक। अब ये ना तो 0 डिग्री पर है, ना तो एक्सियल पर है, और ना एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पे है। एक्सियल पे एंगल कितना होता है 0, इक्वेटोरियल पे कितना होता है 90। ना तो 0 पर है ना 90 पर है, एट एन एंगल थीटा है क्लास। ये लाइन कहां पर है? एट एन एंगल थीटा है। तो अपन एक थीटा एंगल पर ये वैल्यू डिराइव करने वाले हैं। तो बात को अच्छी तरह समझिएगा और गंभीरता से समझिएगा। फोन बराबर टेढ़ा हो जाता है। तो ये थीटा एंगल पर है। अब इसको करने के लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट भी है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है क्या? यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है ये बताइए। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, P। अब अगर P ऐसा है तो इसके दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये गया और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये गया, उसी का तो रिजल्टेंट है भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ये होता है, उसका रिजल्टेंट ये होता है। इस पूरे सिस्टम को जरा सा मोड़ दो तो यही तो बना। ये वाली लाइन जो है अपन का P, ये हो गई। इसको थोड़ा रोटेट करके देखिए, ये हो रहा है। तो अपन के पास नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिजल्टेंट, मतलब फाइनली डाइपोल मोमेंट कहां पर है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। कहां है नेगेटिव चार्ज? ये रहा। कहां है पॉजिटिव चार्ज? ये रहा। तो डाइपोल मोमेंट ये रहा। तो अपन का फाइनल डाइपोल मोमेंट ये है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो इसी लाइन के अलोंग होगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको अपन बोलेंगे P cos थीटा, और एक हो जाएगा ऐसे जिसको अपन बोलेंगे P sin थीटा। अब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो ये अपन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वाली लाइन हुई P। उसका एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा। अब बहुत बढ़िया समझ में आ गया हमारे। अब अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे। अब P पॉइंट पर P cos थीटा की वजह से, तो ये तो एक्सियल लाइन है, देखो P cos थीटा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में तो P तक पहुंचने वाले हैं अपन। तो ये हो गया अपन का E एक्सियल, और P sin थीटा से ये आप देखो, ये इस तरीके से नीचे की तरफ से, तो ये इक्वेट परपेंडिकुलर दिख रहा है मेरे को। यहां से देखो आप, इसको अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो ये बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन की वजह से नहीं आया समझ में क्या हुआ, मैं आपको याद दिला देता हूं। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता था, और इक्वेटोरियल लाइन पे जब अपन निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता था। ये रहा P sin थीटा। इसकी वजह से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर वाला जो काम होगा, इसका जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट पर वो अपोजिट होगी, इक्वेटोरियल वाला कंडीशन। और ये है P cos थीटा, इसकी वजह से इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी के डायरेक्शन में होगी। तो P cos थीटा का डायरेक्शन और एक्सियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, और P sin थीटा की वजह से डायरेक्शन इधर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ अपोजिट होगी। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि अपन को P पॉइंट पे निकालना है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। यहीं पे निकालना होता तो कर दिया होता अभी तक अपन ने इसका खेल खत्म। यहां पे निकालना है, तो P sin इस डायपोल की वजह से तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और इस डायपोल की वजह से इसके परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट कहां गया क्लास? इधर गया। ये मैं लिख देता हूं E इक्वेटोरियल, ये हो गया E एक्सियल। ये अपन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच मेक एन एंगल अल्फा। हालांकि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉइंट बता देता हूं जो आपको इसको याद करने में मदद करेंगे। एक बार और समझ लीजिए कि सर आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में डायपोल मोमेंट इधर, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से पी पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और इस पॉइंट की वजह से इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन वाला होता है, आप देखो ना यार, ये इस डायपोल को बनाया मैंने, इस डायपोल को पूरा बनाया, ये भी यहां से यहां तक बनाया था, अब मैं यहां से यहां तक ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे है ना, तो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, पी साइन थीटा, एरो देखो इधर, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ ही तो होगी ना भाई, अपोजिट। अभी आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब ई एक्सियल कितना होगा, सवाल। इक्वेटोरियल लाइन सॉरी एक्सियल लाइन का फॉर्मूला था 2kp अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन कुछ अंतर नहीं है, 2 की जगह 2 है, k की जगह k है, r की जगह r ही है, बट p की जगह क्या लेना पड़ेगा मेरे को, p cos थीटा, कोई दुख नहीं है। और ई इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला था kp अपॉन आर क्यूब, तो p की जगह अब अपन को लेना पड़ेगा p sin थीटा, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और मेरे को निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जानते हो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, इन वैल्यूज को रखोगे, स्क्वायर करोगे, रूट से निकालोगे, तो जो मैं लिख रहा हूं वही आंसर आएगा, वो आप करके देख लेना, क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरी डेरिवेशन करवा दी। kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन यहां पर मैंने एंगल अल्फा लिया है, डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा लेते हैं, पता है आप लोगों को, तो tan अल्फा आ जाएगा, ध्यान से देखना क्लास जरा, कुछ नहीं करना होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेंगे इसमें ये वाला और बेस लेंगे इसमें ये वाला, तो इक्वेटोरियल लाइन अपॉन, भाई इसका देखेंगे ना यार, ये एंगल निकाल रहे हैं तो यहां से जरा ड्रॉ करो ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये बेस हो गया, बेस क्या है, ई एक्सियल है, तो tan अल्फा निकालने के लिए ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, तो ये काटापीटी करोगे तो कितना आ जाएगा अपन के पास 1/2 tan थीटा, सब कट जाएगा, बस 1/2 बचेगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये कंपटीशन में आता है। ये क्या कहलाती है क्लास, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये कहलाती है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। और आपन ने जो अभी दो डेरिवेशन वो क्या करी थी, वो स्पेसिफिक केस थे, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। अभी कॉमेडी क्या बताऊं, यहां से वो निकल जाएगा सच्ची, कैसे, एक्सियल लाइन पे डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है ना, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, जरा यहां पे थीटा को 0 रख दो, तो kp अपॉन आर क्यूब, मैं एक्सियल लाइन के लिए करके बता रहा हूं, स्पेशल केस तुमको, एक्सियल के लिए थीटा कितना होता है, 0, kp आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos 0 कितना होता है 1, 3 प्लस 1 रूट में 4, 4 से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 2 को बाहर लिख दो, 2kp अपॉन आर क्यूब, यही आई थी डेरिवेशन, बहुत बढ़िया सा। इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना होता है 90 डिग्री, आया ना, थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो यहां पे 90 रखते ही kp1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90, तुम्हें पता है cos 90 रखते ही रहता फैल जाता है, पूरी टर्म 0 हो गई, 1 प्लस 0 1, रूट में 1 kp अपॉन आर क्यूब। तो आपन ने जो किया वो सिर्फ एक स्पेशल केस थे, ये एक्चुअल में जनरल इक्वेशन है, इसको याद कर लो, ये बहुत काम की है, सोपानिक चीजें इसलिए बताई गई है आपको, कोई नहीं करवाएगा आपको ये डेरिवेशन, मैंने आपको बता दिया है, बस आपको ये एक स्टेप देखनी थी, ठीक है क्लास। तो ये हुआ अपन के पास जनरल कंडीशन। अब बस एक छोटी सी चीज और है जो प्योरली कॉम्पिटिटिव है, 1 मिनट का बचा है, थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखें, काफी रात हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्सेस बिटवीन 2 डाइपोल्स, काफी काम का है, कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बनते,
इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। दो डाइपोल, पहला केस कोएक्सियली, अगर दो डाइपोल कोएक्सियली रखे हुए हो तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, -q + q, पहला डाइपोल, और दूसरा डाइपोल -q + q। दे उन दोनों का सेंटर जो है वो r डिस्टेंस पर है, दे आर सेपरेटेड। भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर नापते हैं, तो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस स्मॉल r। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो होता है क्लास 6 के। यहां इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, P1 का मतलब पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट, और दूसरे डायपोल का डायपोल मोमेंट भी P2, ठीक है। मतलब एक का P1 हो गया, एक का P2 हो सकता है दोनों का सेम हो सकता है दोनों का अलग हो, मैं तो आपको जनरल चीज बता रहा हूं। तो 6 के P1 वेक्टर P2 वेक्टर अपॉन r⁴, ठीक है, ध्यान रखना ये 6, ये फोर्स। अब मैं बात करता हूं अगर वो दोनों इक्वेटोरियली प्लेस्ड हो, इक्वेटोरियली समझते होंगे आप लोग, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर वो दोनों परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, इक्वेटोरियल प्लेस्ड, एक डायपोल ऐसे माइनस प्लस, एक डायपोल ऐसे, कुछ नहीं करना है, इसका आधा हो जाता है, पता है तुमको, एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन का आधा हो जाता है। तो इसका आंसर होता है 2 जब के P1 P2 r⁴ जब दो इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियली रखे हुए हो तो उनके बीच में फोर्स लगता है 6 के P1 P2 अपॉन r⁴, और इक्वेटोरियली रखे हो तो 3, आधा हो गया ना, 3 हो गया। तो ये हुआ इसमें, ये लास्ट की जो तीनों मैंने आपको बताए हैं जनरल कंडीशन, और ये दोनों ये प्योरली कॉम्पिटिटिव है, बोर्ड्स में नहीं आते, फिर भी आप इनको अपनी कॉपी में नोटबुक में जरूर नोट करें। बाकी सारा मामला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज अपन ने पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मैंने आपको विजुअली बताया कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे मुझसे मिले, और कोई भी डाउट होता है तो वहां पर पूछे। बाकी नोट्स को कंपेयर करते आइए, कोई भी दिक्कत हो नोट्स लिखने में तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है टॉर्क, और टॉर्क करते ही काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आराम कीजिए, मिलते हैं कल या परसों, क्योंकि आपको इसको टाइम लगेगा करने में। तो परसों मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।